नमस्कार साथियों आज हम चैन सिंघा जी के साथ हैं, एक सोशल वर्कर हैं। ये अपने नज़रिया जो चुनाव बंगाल में हुए हैं और कुछ होने बाकी हैं उनके बारे में रखेंगे कि भाई कौन सी पार्टी आ रही है जा रही है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी क्या सोच है एक समाज के प्रति, जो वहाँ पर घटना चक्र काफ़ी सालों से हो रहा है सरकारों के द्वारा, उसका क्या तो रिजल्ट हमें अब देखने को मिल रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए मिलते हैं चैन सिंघा जी से। सर आप बताइए। नमस्कार, मैं चैन सिंघा, born and brought up at West Bengal, particularly in the district of Murshidabad and Kolkata. So ये जो इलेक्शन हो रहा है, MLA इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल 2026, देखिए इट्स अ डेमोक्रेसी, सो द गवर्नमेंट शुड बी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो फॉर द पीपल मतलब वी मस्ट थिंक अबाउट द पीपल। तो इस इलेक्शन में जो भी आए, मेन तो कंटेस्टेंट आप देख ही जाए, बीजेपी और तृणमूल, कोई एक जना हारेगा, कोई एक जना जीतेगा। तो जो हैंग असेंबली भी होने का संभावना रहते, लेकिन इस बार नहीं लग रहा है कि हैंग असेंबली होगा। जी सर, कह रहे थे, आप बता रहे थे थोड़ा सा। हाँ, ऐसा है कि बीजेपी गवर्नमेंट अगर आए तो हमारा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में शुरुआती में एट द टाइम ऑफ डॉक्टर विधान राय, जो सीपीआई के टाइम में जो एक सिस्टम चला था कि भाई हर जगह पे अपने लोगों को, चाहे वो क्वालिफाइड है या नहीं है, हाँ, वो एम्प्लॉयमेंट देना है। हाँ हाँ हाँ, राइट यू आर। मैं थोड़ा सा जहां से शुरू किया था, डॉक्टर विधान राय का जो जैसे दुर्गापुर, कल्याणी, ये सब जो इंडस्ट्रियल बेल्ट उन्होंने शुरू किया था टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद जो 76-77 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आया, सीपीआई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही बोलूंगा मैं, आया, तो उसके बाद उनका जो एजेंडा था वो थोड़ा इंडस्ट्री को हैम्पर जरूर किए हैं। पहले बात, हिस्ट्री टीचर्स, उनका एजेंडा किस तरह का जो कि इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा? उनका क्या ऐसा थॉट प्रोसेस था जो इंडस्ट्री उखड़ता चला गया? उन्होंने ये बोला कि आपका काम का सब कुछ का सीमा है, ऐसा नहीं है कि आप जो ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, और मीटिंग मिचिल स्लोगन में भरा हुआ रहता था। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको कि उस टाइम पे हम लोग जो नौकरी में थे, मैनेजमेंट में थे, तो उस टाइम हम भी परेशान थे कि इतना मीटिंग हर दिन, हर हफ्ता एक बंद, हर एक हफ्ता बंद, और उसके हड़तालें हो जाती थी फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर। कोई भी एक इशू हुआ, हड़ताल, तो हड़ताल में कितना नुकसान होता है सबको पता है। हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री को भाई सजाया बनाया, हाँ, अब कहीं से ऑर्डर आया, उसको टाइम से पूरा नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। जो इंटेलिजेंस ऑफ बंगाल था वो थोड़ा एंटी स्टैब्लिशमेंट फैक्टर में चला गया। एंटी स्टैब्लिशमेंट फैक्टर, बंगालीज आर इंटेलिजेंट, बंगालीज जो लड़े थे फॉर फ्रीडम, वो तो देखिए पंजाब, बंगाल सभी ने लड़ा, लेकिन अगर आप देखें तो इनिशिएशन और ये बंगाल का सबसे ज्यादा था। मतलब ये एक मतलब कहने का है कि जो हमारे देश की जो आजादी की लड़ाई थी उसमें बंगाल का एक प्रमुख योगदान था, वह एक तरह का केंद्र बना था वहां बुद्धिजीवियों का। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो उसके बाद हमने वो सोचना बंद कर दिया, हम डंपिंग यार्ड में जा रहे थे कि हम खाली इनकलाब जिंदाबाद करेंगे और काम नहीं करेंगे। काम ना करने का जो सलाह था कि हमें जितना ये जो पॉपुलेशन है उसको दबाए रखा जाए, तो उसका एक प्रक्रिया और हुआ, इंग्लिश हटाया गया प्राइमरी लेवल पे। तो एजुकेशन का जो बेस था, एक लैंग्वेज था, इंटरनेशनल लैंग्वेज, हाँ, जिससे हम कम्युनिकेट कर सके ऑल ओवर वर्ल्ड, इंग्लिश मेन है, हाँ, तो उसको ही सिलेबस से हटा दिया। फिर हाई लेवल पे जाके इंग्लिश, वहां पे जाके ABCD सीखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अच्छा, वो गया। फिर एक और हुआ कि ये मैं क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूँ, इट इज द सेल्फ क्रिटिसिज्म। मैं भी उनको अच्छा लगता था। ज्योति बाबू वाज बैरिस्टर एंड ज्योति बाबू चीफ मिनिस्टर थे, 2000 साल तक थे वो। तो ज्योति बाबू का जो आइडियोलॉजी था
बहुत ही अच्छा था। लेकिन जो सीपीएम कम्युनिज्म चलता है वो पॉलिट ब्यूरो चलाते हैं। तो ये जो पॉलिट ब्यूरो का डिसीजन था, कई जगह पे हमने देखा ये घातक साबित हुआ। हमारे बंगाल के लिए बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि ज्योति बोस 1996 में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नॉमिनेट हुआ था, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्शन ऑफ पॉलिट ब्यूरो उनको वो पोस्ट नहीं दिया गया। आपने सुने होंगे सोमनाथ चटर्जी का नाम। सोमनाथ चटर्जी जैसे एक विद्वान व्यक्ति को आपका लोकसभा स्पीकर बने हो, उसको निकाल दिया गया पार्टी से। तो ये जो सिस्टम चला जी, इस तरह से पॉलिटिकली उथल पुथल होता रहा, जो हमारी जो इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम होने के बजाय घटाने का काम होने लगा। बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई होंगी ऐसे तो, क्योंकि जब जिंदाबाद करते रहोगे, काम नहीं करोगे, हर छोटी समस्या को लेके आप बंद कर दोगे फैक्ट्री को। उससे पहले भी एक चीज हुआ था, नक्सलाइट मूवमेंट। जी 60s में जो नक्सलाइट मूवमेंट था, जो कानू सन्नाल और सब नाम सुने होंगे, तो ये नक्सलबाड़ी और नक्सलाइट मूवमेंट जो ओवरऑल था, दैट इज ऑल्सो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट। तो ये जो कैरेक्टर ऑफ बंगाली है, ये है एज सच बहुत इंटेलिजेंट है। वो अपना सब कुछ स्टैब्लिश करना चाहते हैं। वो जो ऑलरेडी एक सिस्टम चले आ रहा है, उस सिस्टम को ज्यादा फॉलो नहीं करते। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मतलब बाहर जाके एंटी वो करूंगा, ठीक है। इसमें सक्सेस भी बहुत थे। देखिए पहले आईएएस होते थे, 30-35% आईएएस बंगाल से होता था। आज के दिन पे बंगाल से आपको ढूंढना पड़ेगा यूपीएससी क्रैक कौन कर रहा है, मतलब आईएएस बन आईपीएस आईआरएस जो यूपीएससी का है, मुश्किल से कोई क्रैक कर रहा है। उधर देखिए बिहार कितना आगे बढ़ गया, बिहार में आगे जा रहा है। ये दुख की कारण है हमारा। तो ये बंगाल में टीचिंग जो था प्रोफेशन, तो सीपीएम क्या करते थे, जो कैडर थे उनका, उस कैडर को वो एम्प्लॉयमेंट देते थे एज टीचर। तो जो आपका एजुकेशन सिस्टम में जहां गड़बड़ी हुआ, उस एजुकेशन को आप कैसे आगे ले जाए। तो मतलब ये हुआ कि आपका कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह का सिस्टम चला। पहले तो क्रांति हुई, क्रांति के बाद सीपीआई आई, और सीपीआई में भी वो एक इस तरह का सिस्टम हो गया कि कंपनीज जो फैक्ट्री थे उनके ऊपर इतने कानून लाद दिए कि वो सरवाइव नहीं कर पाए, इंडस्ट्री बढ़ नहीं पाई बल्कि घटने लग गई। और फिर एजुकेशन सिस्टम ये हो गया। अब जब ये दौर गुजरा, फिर इसी क्रांति की वजह से फिर ममता आई। ममता दीदी ने फिर क्या किया, क्योंकि वो हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आप बता रहे हो कि आज जो बड़े बड़ी पोस्टों के जो लोग आते थे वहां से, अब वो उतने नहीं आ रहे। तो अब तो शासन ममता दीदी का है। पिछले 15 साल तो हो गए होंगे। हाँ, 15 साल पूरा हो गया ना। तो अब भी वहां से ऐसी देखने को मिलता, क्योंकि एक फैक्ट्री वहां पे नैनो कार की लगाई थी, वो बर्बाद कर दी नैनो। ऐसा नहीं है, ऐसा ये कहते हैं लोग। और खराब है जी। ये स्थिति ऐसा था कि ममता बनर्जी इज गुड फाइटर। सिंगल हैंडेडली उन्होंने पार्टी को खड़ा किया 1998 से। उनका उत्थान हुआ था 1984 में। एट द यंग एज उसने सोमनाथ चटर्जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन में हराया था कोलकाता से। तो उनको हराने के बाद उनका एक कॉन्फिडेंस आया, बहुत अच्छा, 7 बार का शायद एमपी है। लेकिन ममता बनर्जी इज ऑल्सो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मतलब विरोधी नेता के रूप में सी इज वेरी मच सक्सेसफुल। तो नेचुरली सीपीएम का अत्याचारी कहूंगा मैं, इतना बढ़ गया था। मतलब हमारा जमीन भी 50 रुपया काठा का हिसाब से सब वी आर बाउंड टू सेल इट। तो ये सबने देखा कि जो सामने आया उसी को। ममता बनर्जी अलायंस किया कांग्रेस के साथ 2011 में। तो उस टाइम पे वो आया और नोबडी थॉट कि वो आ जाएंगे, लेकिन आया। ममता बनर्जी आने के बाद, दादा एक मिनट रोकूंगा आपको, ममता दीदी भी कांग्रेस से ही टूट के अलग हुए थे। हाँ एग्जैक्टली 1998 तक वो कांग्रेस का ही थे, युवा नेत्री थे। और 1998 में उसने अलग हुआ और ये तृणमूल कांग्रेस बनाया। बट सी इज सिंस हर पॉलिटिकल करियर सी इज इन कांग्रेस। लेकिन दादा अब ये इस तरह से कांग्रेस से अलग हुए और एक अपनी विचारधारा, लेकिन तरक्की तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। 15 साल में तो डैमेज हुआ है। वही बांग्लादेश से लोग घुसे चले आ रहे हैं, जैसे सराय बना दिया उस प्रदेश को, जो प्रदेश इतना उन्नत था, इतने बुद्धिजीवी लोग थे वहां पर। कि हमारा सार्वभौमत्व रक्षा करने के लिए हमें जो जमीन चाहिए, जमीन में हमें कैसे, जैसे मेट्रो रेल है, अगर ममता दीदी सोचे कि हाँ यहाँ पे मैं जमीन अलाउ करूंगा तभी मिलता है, नहीं तो
सुप्रीम कोर्ट जाके परमिशन लेके फिर उसका आधा अधूरा रहते हैं। एक सबसे बड़ा खतरनाक चीज बंगाल में है, लगभग 450 किलोमीटर बाउंड्री जो बांग्लादेश के साथ है, दैट इज अनगार्डेड। मतलब डेली लाखों में बांग्लादेश से आते हैं इंडिया और कुछ वापस जाता है, बाकी सब रह जाते हैं। तो ये जो कारण है, ये वोटर, ये शुरू हुआ था सीपीएम जमाना में ही शुरू हो गया था ये, लेकिन उसके साथ सीपीएम जमाना में एज आई रिमेम्बर 2002 या 3 में एसआईआर हुआ था, लेकिन सीपीएम गवर्नमेंट कोई वो नहीं थे, तब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी चीफ मिनिस्टर थे, ही अलाउड कि ना एसआईआर होने दो। अब ममता दीदी हर बात में ऑब्जेक्शन, हर बात में विरोध, विरोध के लिए विरोध करना है। उनके खाली उनका दिया हुआ जो भाता है, दान है, उससे चल, मतलब सबको भिखारी हो गया। ये स्थिति है कि मांगने वाला मतलब 500 1000 ये भाता वो भाता, ये श्री वो श्री, मतलब उनको ये नहीं देखा कि तुम 10,000 रुपया ले जाओ और काम करके कमा के लाओ, ये सिस्टम नहीं चालू हुआ। ममता दीदी अच्छे हैं वो है, लेकिन उनका एक जो पॉलिसी मैटर है, उस पॉलिसी मैटर हम सहमत नहीं थे कि आप खुद क्यों जाओगे। हॉस्पिटल गया, मतलब 2011 के 13 में वो आया, वो शायद 20 दिन के अंदर कोई हॉस्पिटल में गया, तो वहां एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन से नहीं आया तो उसको सस्पेंड कर दिया बड़ा हॉस्पिटल में। ये सब हम इनडायरेक्टली हम बोलते थे माध्यम से, मतलब कहने का ये हुआ दादा, मेरी समझ में अब तक ये आप जो बातें आपने बताई, समझ में ये आया कि दुनिया रोज बदल रही है। हाँ, लेकिन ममता दीदी अपने क्षेत्र को बदलने नहीं दे रही कि भाई जमाने के हिसाब से हमें क्या डिमांड है, पब्लिक बिल्कुल नहीं दिया। बदलाव जो एक होता है डेवलपमेंट का, उससे दूर रख दिया ममता दीदी ने, जिससे कि बंगाल की ये स्थिति है कि वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ के लोग, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई यूपी जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, वहाँ पे कोई काम है ही नहीं, वहाँ पे कोई काम ही नहीं है, कोई काम। वहां से मैंने भी दादा कई लोग ऐसे देखे हैं लेबर जो वहां से आ रहे हैं, जो कि जबकि बंगाल को तो काफी अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता था, लेकिन वहां से लोग पलायन करके देखिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, एक ही इंडस्ट्री मुर्शिदाबाद जिला मालदा जिला में है, वो है बीड़ी इंडस्ट्री। उसका टर्नओवर कई हजार करोड़ है, खाली बीड़ी, ये जो पताका बीड़ी, कल्पना बीड़ी, हावड़ा बीड़ी, हाँ बीड़ी के नाम से मैंने सुना सारा। हाँ, वो हमारे नेटिव प्लेस जो औरंगाबाद है वहां से आते हैं, उसमें आपका मतलब वही है इंडस्ट्री। बाकी मैंगो प्लांटेशंस, रिवर, ये सब छोड़ के मैं नहीं देख रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री में कहीं कोई तो चर्चा किया, कोई इलेक्शन इशू नहीं है। दादा मैं ये एक चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा था दादा, अगर अब जैसे उम्मीद लग रहा है कि भाई मोदी जी आएंगे या बीजेपी सरकार आएगी, तो आप क्या बीजेपी सरकार अगर बनती है, बीजेपी के लोगों से क्या कहना चाहोगे, बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनसे क्या कहना चाहोगे कि भाई देखो बंगाल में ये इस कारण से ये पोजीशन हुआ और हमारी ये इच्छा है कि आप इसको ठीक कीजिएगा, किस तरह ठीक करें, क्या कहना चाहोगे, एक विचार है अपने? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। बीजेपी से यही उम्मीद है कि वो जो अभी अगर आ जाता है, अगर मतलब अभी तो देखिए 4 तारीख की समझ में आएगा, मैं मानता हूं कि ममता दीदी का भी चांस है आने का। रिक्वेस्ट ममता दीदी को है हाथ जोड़ करके कि आप न्यूट्रली वहां पे जो आप कमेंट कर रहे थे इलेक्शन का टाइम पे कि मैं एक कम्युनिटी को पकड़ के रखा हूं, अगर मैं उसको छोड़ दूं तो सारे हिंदू को मार देगा, या तृणमूल का कोई नेता ऐसे कहते हैं कि भागीरथी नदी पे सबको काट के तो दादा मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूं, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी हो, अगर वो रॉन्ग करती है, कोई भी रॉन्ग एक्शन किसी के द्वारा किया जाता है, अगर वो कानूनी प्रक्रिया उस पर लागू हो तो समस्या ही पैदा ना हो। क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि वो कानूनी प्रक्रिया उतनी बढ़िया है नहीं वहां पर। एक कुछ समय पहले कुछ साधुओं को वहां बहुत मारा गया, किसी डेथ वगैरह भी शायद हुई थी। तो अब बताइए नहीं, कानून व्यवस्था आप कैसे किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हो और एक का विरोध करने वाली बात होगी? न्याय तो सबके लिए न्याय होना चाहिए, आपने न्याय को एक तरफा किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार शायद बीजेपी सरकार आए इसी कारण से,
क्योंकि आपने पूरी तरह न्याय हर देखिए, किसी को दिया है। आने का तो बीजेपी सरकार भी धुले हुए नहीं है। दादा वैसे तो पॉलिटिक्स धुलाई की जगह नहीं है। यहाँ का जो रास्ता वो थोड़े से दाग धब्बे लेके ही जिस रास्ते से गुजर जाता है वो थोड़े से दाग धब्बे लेके यहाँ पहुंच पाता है। वो दाग, कुछ दाग तो अच्छे होते हैं और कुछ दाग अच्छे नहीं होते, उनकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। पर हम क्या चाहते हैं बस ये बताइए। हाँ, हम क्या चाहते हैं, एजुकेशन फॉर द मैस पीपल। सॉरी, एजुकेशन। अगर आपका पेट में बिंदा होगा तो कोई एक्टिविटी करने से पहले 10 बार सोचेगा, गलत काम करने से पहले सोचेगा, तो एक्टिविटी विल रिमेन ऑन द ट्रैक ओनली, कोई डिटेल नहीं होगा। तो हमारा कहना है कि अब जितना है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इवन द सिविक सेंस सिखाने का कोई इंस्टीट्यूशन हो जिसमें कैसे बिहेवियर होना चाहिए ये भी सीखे। और बीजेपी गवर्नमेंट आते तो मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, पहले 2 साल तो कोई काम नहीं होगा, झगड़ा होगा। बीजेपी अगर आते हैं, और बीजेपी को भी वही रिक्वेस्ट करना है कि आपका दल पे जो चोर लोग है उसको मत रखिए, और जो ऑयलिंग करते हैं उसको मत रखिए। प्रॉपर प्लीज लेट देम कॉल स्पेड ए स्पेड। जो सीधा बात है सीधा कीजिए। इंडस्ट्री करना है तो करना है, नहीं करना है तो क्लियरली बता दीजिए। हम कोई जुमला या कुछ और सुनना नहीं चाहते हैं। मतलब कहने को दादा आपका ये हुआ कि हमारी जो एक डिमांड है एक तरह से, या हमारी एक इच्छा है कि भाई आप शिक्षा, एग्जैक्टली शिक्षा हो गई और कानून व्यवस्था हो गई, है ना? ये 2 चीज एक ऐसी चीज है, इन पे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपने हक को जानेगा, हक को जानेगा तो वो उसको कानून पता होंगे, और कानून अगर आप अच्छे से लागू करोगे तो जो समाज में विरोधाभास है, परिस्थितियां विपरीत बनती हैं, जिंदगी जीने की जो बाधा पैदा होती हैं किसी न किसी रूप पे, तो जो बाधक तत्व है उन पे कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याएं थाने में जाएगा, लिखवाएगा। अब किसी की रिपोर्ट ही ना लिखी जाए तो इतनी क्षमता किसमें है कि फिर वो रिपोर्ट ना लिखी जाए तो कोर्ट जाए, कोर्ट में फिर वो अपनी रिपोर्ट लिखाए। तो अगर गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं देगी तो कितनी कार्रवाई हो लो, फिर उसका कोई असर देखने को समाज में मिलता नहीं है। देखिए, एसआर जो हुआ है, होना चाहिए था, हो गया, लेकिन ये एसआर जो 4 महीना टाइम कम है, इसके लिए कम से कम 6 महीना, 8 महीना, 1 साल टाइम लेके करते तो और थोड़ा ठीक रहते। बाकी बीजेपी आए तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा ममता दीदी को लेके चलिए। ये नहीं है कि ममता दीदी का जो एक्सपीरियंस है या उनको थोड़ा जगह दीजिए कि हो। और अगर ममता दीदी आते हैं, ममता दीदी को यही कहेंगे कि आप भी बीजेपी को लेके चलिए, उनको सम्मान दीजिए कि हाँ, सभी पॉलिटिकल ओपिनियन अलग होता है। ममता दीदी एक तरह सोचते हैं कि हम अगर किसी को दे देंगे पैसा तो उसका दाना पानी चलेगा। बीजेपी सोचते हैं नहीं, हम अगर इंडस्ट्री बना के देंगे, कुछ करेंगे, जैसे गुजरात में सक्सेस मिला, महाराष्ट्र में सक्सेस मिला, ऐसे ओपिनियन डिफर करते हैं। लेकिन क्या जो आपने बताया अभी, जो कानून और इसका मान्यता देना पड़ेगा, और जो भड़काने वाला बात ये कम करना पड़ेगा चारों तरफ से, और दूसरे का धर्म के प्रति सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, आपने दादा के अपने विचार सुने, आप कितने सहमत होंगे ये आप जानो, लेकिन इस वीडियो को देख के अपने कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि दादा के विचार कैसे हैं और क्या और हमें वीडियो में डालना था जो नहीं डाल पाए। अगर आप बताओगे तो हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, फिर दादा के विचार आपके सामने रखेंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।